Assalamualaikum. I am your Dr. Shadab, and apologies for the anatomy break. We have kind of wasted 3 days, and अब तक तो upper limb खत्म हो चुका होता, but due to certain issues, I have not been able to make it to you people. So again, apologies. Last time I left you with upper limb arterial supply, right? If you guys remember, मैंने आप लोगों को एक हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर ये वीडियो अपलोड की थी और 47 मिनट्स अपर लिम्ब के ऊपर थी और ये सारा पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब ऐसा है कि पहले मेरा इरादा ये था कि मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करूं अपर लिम्ब की, लेकिन अभी आई एम थिंकिंग कि पहले मैं आपको वीनस सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ा दूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस गैप में बहुत अच्छे से अपर लिम्ब की एनाटमी खुद ही कर ली होगी, मतलब अपर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई खुद ही कर ली होगी। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, राइट? तो पहले हम वीनस सप्लाई और लिम्फेटिक पढ़ते हैं इसकी, और फिर जब हम लिम्फेटिक्स कर लेंगे तो हम इन वीडियोस को देख लेंगे। तो उसमें ये होगा कि जिनको क्लियर नहीं है उनका क्लियर हो जाएगा और उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो रिवीजन नहीं करना चाहते वो वीडियो को लिम्फेटिक के बाद स्टॉप कर सकते हैं एंड कैन लीव द लेक्चर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आज हमारा लिम्फेटिक्स तक कंप्लीट होगा, तो कल हम ब्रेस्ट और एक्जिला पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाएगा अपर लिम्ब का, जो एक है लेकिन मेजर पार्ट एमसीक्यूज का उसमें से आता है, जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करे। ठीक है, मेरे पास इस वक्त 8:03 हो रहे हैं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड अ लेक्चर ऑफ 1 आवर विद इन 1 आवर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है। और बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर मैं ऑलरेडी 2 घंटे का रिकॉर्ड करके अभी बैठी हूँ, तो आई एम लिटरली बोल बोल के एग्जॉस्टेड। अच्छा जी, बायोकेम का लेक्चर सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरी स्पीड जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। स्पीड से मुराद बोलने की स्पीड की बात नहीं कर रही, वैसे बात कर रही हूँ पढ़ाने की स्पीड के एतबार से। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में पूछ लेगा मुझसे, तो आई विल टेल यू पीपल। मैं थोड़ा माइक करीब करके बोलूँ, आई एम लैकिंग दैट एनर्जी। ओके, लास्ट टाइम इस पेज के ऊपर मैंने स्टॉप किया था, ये मेरे नोट्स का पेज है। ठीक है, इसके अंदर वेनस सप्लाई में आप देखें कोई ज़्यादा बातें नहीं लिखी हुई। एक बेसिलिक और सेफलिक वेन के हवाले से लिखा हुआ है, एक आईवी साइट लिखी हुई है, और एक ये एक्सिलरी वेन के हवाले से लिखा हुआ है कि किन से मिलकर बनती है। ठीक है, उससे ऊपर ये सारा आर्टीरियल सप्लाई है, और फिर नीचे ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीनस सप्लाई आर्टीरियल सप्लाई की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी है, और इसमें ज़्यादा बातें याद रखने वाली नहीं है। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत थोड़ा सा आता है। ठीक है, तो मैंने एक पावर पॉइंट बनाई है, हम उससे पढ़ेंगे। और बुक में अगर मैं बुक की बात करूं तो सिर्फ एक ही पेज मैंने ऐड ऑन किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये पिक्चर वेनस सप्लाई की है। ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब दिखाई हुई हैं, तो ये वेनस सप्लाई की पिक्चर है, और फिर इसके अतराफ में मैंने ये सारी गन मचाई हुई जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज को मैंने जो है वो शॉर्ट में लिखा है। अब ज़ाहिर है इंसान खुद अपने लिए पढ़ रहा होता है जब, तो अपनी बुक है, जो मर्जी चाहे करो, ठीक है, वाला हिसाब है। तो की पॉइंट्स मैंने बस लिख लिए थे क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो ताकि क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, बाकी है कि आप लोगों के लिए ये पावर पॉइंट बनाई है तो आपको मैं इससे पढ़ाऊँगी, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास लिखा हुआ है नोट्स में
वो किसी को समझ में नहीं आना। तो ये टोटल 13 स्लाइड्स हैं जिसमें आपके पास वीनस सप्लाई और लिम्फेटिक्स दोनों कवर होंगे, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसके अंदर है, ठीक है। और फिर मैंने कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं इसके एंड में लिम्फेटिक्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस तरह हमारी आर्टीरियल सप्लाई होती है, हमारे पास वीनस सप्लाई भी उसी तरह की होती है। जो आर्टरीज के नाम होते हैं वही वेन्स के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सिलरी आर्टरी है तो एक्सिलरी वेन भी है, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है तो ब्रेकियल वेन है। हमारे पास क्या कहते हैं, अल्नर आर्टरी है, अल्नर वेन है, ठीक है। रेडियल आर्टरी है, रेडियल। तो इस तरीके से हमारे पास जो आर्टरीज के नाम होते हैं वही हमारे पास वेन्स के नाम होते हैं। लेकिन कुछ वेन्स ऐसी भी हैं जिनके नाम आर्टरी के नाम से मैच नहीं करते, जैसे कि मीडियन वेन, जैसे कि बेसिलिक वेन, जैसे कि सेफेलिक वेन, जैसे कि मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। तो ये वेन्स हैं हमारे पास अपर लिंग की, इनके नाम आर्टरीज के नाम के साथ मैच नहीं करते, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात बता रही हूँ, इसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि वो वेन्स जिनके नाम आर्टरीज के नाम से मिलते जुलते हैं, ठीक है, सिवाय एक्सिलरी वेन के, एक्सेप्ट एक्सिलरी वेन, ठीक है, वो तमाम वेन्स डीप वेन्स हैं। एक्सिलरी वेन डीप वेन नहीं है, वो सुपरफिशियल वेन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर आर सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स इन द अपर लिम्ब। तो डीप वेन्स में दे आर द वेन्स विच accompany द मेन आर्टरीज, मेन अपर लिम्ब की आर्टरीज, ठीक है। सो द नेम, जैसे कि यहाँ पर आप देखें चार्ट में, रेडियल वेन, अल्नर वेन, मीडियन वेन, एक्सिलरी वेन, ठीक है। तो ये हमारे पास डीप वेन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास डीप वेन्स हैं, रेडियल, अल्नर, मीडियन, एक्सिलरी। जो जो नाम, सॉरी मैंने पहले एक्सिलरी बोल दिया था, मैं ब्रेकियल की बात कर रही थी, ठीक है। ये सारी जो डीप वेन्स हैं हमारे पास, इनके नाम आर्टरीज से मिलते जुलते हैं, जैसे कि रेडियल आर्टरी है, अल्नर आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। मीडियन आर्टरी नहीं होती कोई, लेकिन मीडियन वेन होती है। तो हमारे पास एक वेन ऐसी है जिसका नाम आर्टरीज से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन वो डीप वेन में हम उसको काउंट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक वेन है जिसको हम ब्रेकियल वेन कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी से मिलता जुलता नाम है, लेकिन वो डीप वेन में नहीं है, वो सुपरफिशियल वेन में है। तो दोनों कॉलम्स के अंदर एक एक एक्सेप्शन है, वो आपने याद रखनी है। डीप वेन्स के अंदर एक्सेप्शन मीडियन वेन है और सुपरफिशियल वेन के अंदर एक्सेप्शन ब्रेकियल वेन है, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो आसान हो गई। अब आ जाए सुपरफिशियल वेन्स के ऊपर। स्टार्ट एज सुपरफिशियल वीनस नेटवर्क ऑन द बैक ऑफ द हैंड, ठीक है। हैंड की बैक यानी कि हैंड का जो डॉर्सम होता है वहाँ पे ये सुपरफिशियल वीनस नेटवर्क स्टार्ट होता है। दिस नेटवर्क ड्रेन्स इन 2 डायरेक्शंस, ठीक है। 2 डायरेक्शंस में ड्रेन होता है, एक लेटरली होता है, एक मीडियली होता है। जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसे सेफालिक वेन कहते हैं। जो मीडियल पे प्रेजेंट होती है उसे बेसिलिक वेन कहते हैं। अच्छा, ये जो मैंने रेड से क्योंकि इनको मार्क किया है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से आपने इसे याद रखना है कि सेफालिक इज लेटरल एंड बेसिलिक इज मीडियल, ठीक है। याद करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि मेरे नोट्स के अंदर पीछे एक पिक्चर थी जो मैंने एक पिक्चर बनाई हुई थी यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पर जिसमें मैंने बी और सी लिखे हैं, लेटर्स दो। अल्फाबेटिकली बी हमारे पास पहले आता है और सी बाद में आता है, राइट। और मीडियल लेटरल का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसी तरीके से बनाया था कि मीडियल बॉडी के करीब होता है। तो जो चीज़ बॉडी के नज़दीक है, बॉडी के सजाइडल प्लेन, जो मिड वाला प्लेन है, उसके नज़दीक जो चीज़ है, ठीक है, वो पहले है और जो लेटरल है वो दूर है। तो इसी तरीके से बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने याद किया था एग्ज़ाम के टाइम पे, कि बी पहले आता है और मीडियल करीब है, यानी कि पहले है, तो बेसिलिक मीडियल साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। सी बाद में आता है और लेटरल दूर है,
तो सी जो है सिफेलिक जो है वो लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है बेसिलिक और सिफेलिक का मीडियल और लेटरल के एस्पेक्ट से। ठीक हो गई बात। वापस से पावर पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, अब ये बहुत ही मज़े की बात है कि आप ना जब भी वेनस सप्लाई पढ़ेंगे तो आपको वर्ड ड्रेन मिलेगा। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई में हम ड्रेन का वर्ड यूज़ नहीं करते। आर्टरी आर्टरी के लिए हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। वी गो फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, अगर ये आपके पास पिक्चर है, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये आर्टरीज होती तो मैं बात करती ऊपर से नीचे की। पहले मैं बात करती हार्ट से चलती तो फिर पहले आपके पास शोल्डर आता, आर्म आता, फोर आर्म आता, फिर हैंड आता। लेकिन अब मैं वीनस सप्लाई की बात कर रही हूँ तो मैं उल्टा चलूंगी। पहले मैं हैंड की बात करूंगी, फिर फोर आर्म की करूंगी, फिर आर्म की करूंगी। ठीक है, फिर जाऊंगी सब सब क्लेवियन ट्रंक में ड्रेन कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं हार्ट में ड्रेन कराऊंगी इसको। ठीक है, सारे ब्लड को। तो वीनस सप्लाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और आर्टीरियल सप्लाई ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, इसीलिए हम वेन्स के लिए ड्रेन का वर्ड यूज करते हैं। सही है। यहाँ पर आपको इस पूरे पावर पॉइंट की इस पेज पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, अगर है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी अब आ जाए नेक्स्ट पर। डीप वेन्स मैंने आपको समझा दिया कि आर्टरी के वेन्स के नाम के हिसाब से इनके नाम्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर मीडियन वेन। ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स पर आ जाएं तो बेसिलिक और सेफेलिक आपने लेटरल और मीडियल के एस्पेक्ट से याद रखनी है कि मीडियल वेन मीडियल साइड पर बेसिलिक वेन होती है और लेटरल साइड पर सिफेलिक वेन होती है। ठीक है, अब तीसरा नाम जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है वो है मीडियन क्यूबाइटल वेन। क्यों याद रखना है, आप यहाँ पे देखें, ये बेसिलिक है मीडियल साइड पर और ये सिफेलिक है लेटरल साइड पर। इन दोनों को कनेक्ट कर रही है बीच में मीडियन क्यूबाइटल वेन। इस वाली पिक्चर में भी देखें, इन्होंने इसको अलग से बनाया है कि ये वाली बेसिलिक है मीडियल साइड पर और ये वाली सिफेलिक है लेटरल साइड पर। और इन दोनों को जो बीच में कनेक्ट कर रही है उसे हम मीडियन क्यूबाइटल वेन कहते हैं। दिस इज द फेवरेट आईवी साइट। यानी कि हम जब इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं ब्लड ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जब हम इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं ब्लड ड्रॉ करने के लिए तो हमारे पास फेवरेट हाथ में जो साइट है वो है मीडियन क्यूबाइटल वेन। उसकी वजह यह है कि ये पहली बात ये कि ये सुपरफिशियल है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन में पाल्मर एस्पेक्ट से अगर हम देखें प्रोनेटेड हैंड पे, ठीक है, तो ये हमारे पास एल्बो रीजन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोनेटेड हैंड पे। ठीक है, नॉट 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 एट द एल्बो बोन, उसकी ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, आपको सबको पता है कि आप ब्लड कहाँ से लेते हैं और ठीक है, ये सब सबको मालूम है। तो फेवरेट आईवी साइट जो है वो मीडियन क्यूबाइटल वेन है, आसानी से मिल जाती है, दैट इज वाई। ठीक है, तो इसके ऊपर मीडियन क्यूबाइटल वेन के हवाले से बस यही एमसीक्यू आता है कि ये जो है वो आपके पास फेवरेट आईवी साइट कौन सी है, तो आप बोलेंगे मीडियन क्यूबाइटल वेन। ठीक हो गई बात। अब एक और बात इस स्लाइड में याद रखने वाली ये है कि एक्सिलरी वेन जो है वो दो वेन से मिलकर बनती है जिसे बेसिलिक वेन और ब्रेकियल वेन कहते हैं। पिक्चर पे चलते हैं। पिक्चर में आप देखें कि ये बेसिलिक वेन है। ठीक है, ये बेसिलिक वेन है, ये ऊपर जाकर एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो रही है। यहाँ पर एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो रही है, ये बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो रही है। इसको बड़ा कर देती हूँ। बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो रही है। तो ये बेसिलिक वेन, लेकिन बेसिलिक जब एक्सिलरी में ड्रेन होती है तो बीच में हमारे पास ये जो डॉटेड में इन्होंने शो किया है इसको कहते हैं वीना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। आप या तो इसको कह लें वीना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी या आप आसानी के लिए कह लें ब्रेकियल वेन, लेकिन बेसिकली ये वीना कॉमिटेंट्स हैं। अब वीना कॉमिटेंट्स किसको कहते हैं? ठीक है, वीना कॉमिटेंट्स किसको कहते हैं मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ अपनी, मेरे पास कोई तस्वीर इसकी सेव है या नहीं है, तो होनी तो चाहिए।
है, मैं को दिखाती हूँ। वीना कॉमेटेंट्स की एक पिक्चर नहीं मिल रही है ढंग की। नहीं, मुझे मिल गई है वीना कॉमेटेंट्स की पिक्चर। ठीक है, ये देखें कि ये है आपके पास वीना कॉमेटेंट्स की तस्वीर। ठीक है, 2 और मोर डीप वेन्स दैट अकम्पनी आर्टरीज। अच्छा, अब देखिए ये वाली ब्रेकियल ब्रेकियल ही दिखाई है ये। ठीक है, ये वाली जो आर्टरी है रेड कलर की जो नज़र आ रही है पिक्चर में, ये है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, इस ब्रेकियल आर्टरी के अतराफ में जो ब्लू कलर का सारा एक जाल सा बिछा हुआ है, एक नेटवर्क है, ठीक है, वेन्यूल्स का, इनको कहते हैं वीना कॉमेटेंट्स। आर्टरी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ये, आर्टरी को सराउंड किया हुआ होता है इन्होंने। इसकी वजह क्या है, ये वीना कॉमेटेंट्स क्यों हैं, मतलब हमारी बॉडी में खाली वेन क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी वेन्स होती हैं जो बारीक होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, तो आर्टरी की पल्सेशन से ब्लड इसमें मूव करता है। हमें पता है कि आर्टरी का ब्लड, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम आर्टीरियल सप्लाई ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, तो हम ऊपर से नीचे क्यों पढ़ते हैं? ब्लड की डायरेक्शन की वजह से। ब्लड जो है वो हार्ट से फिर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जब हम वेन्स की बात करते हैं तो वो कलेक्ट करता है ऑर्गन्स टिश्यूज से ब्लड और फिर हार्ट की तरफ लेकर जाता है उसको प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो लंग्स की तरफ फिर हार्ट की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या है कि आर्टरी के ऊपर वेन का नेटवर्क होने से ये होता है कि वेन ने ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में पंप करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन से मुराद ग्रेविटी से अगेंस्ट। ठीक है, आर्टरी का ब्लड जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा होता है। जब हम हमारे हाथ में कोई पेन हो या बॉल हो, ठीक है, उसे हम हवा में उठाकर ज़मीन पर फेंकें, ठीक है, उसको बस हवा में हाथ ले जाकर छोड़ दें, तो हम तो उसको इंटेंशनली ज़मीन की तरफ नहीं फेंक रहे हैं ना, हमने तो बस छोड़ दिया, बट वो चीज़ ज़मीन की तरफ जा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो सेम प्रोसीजर आपके ब्लड का है कि जो आर्टरी का ब्लड होता है वो क्योंकि टूवर्ड्स द ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ट्रैवल करने में। लेकिन जो वेन का ब्लड होता है उसको ग्रेविटी से अगेंस्ट पंप करना होता है, तो इसी वजह से वेन्स के अंदर वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि वो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचा सकें। ठीक है, और जो थोड़ी बारीक वेन्स होती हैं जिनमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, वो वेन्स जो हैं वो आर्टरी के ऊपर इस तरीके का जाल बनाती हैं जिसको हम वीना कॉमेटेंट्स कहते हैं, ताकि जब आर्टरी ब्लड टूवर्ड्स द ग्रेविटी पंप कर रही हो, तो उस आर्टरी की पल्सेशन की वजह से वो वेन का ब्लड अपवर्ड मूव करे। समझ आई बात? तो ये वीना कॉमेटेंट्स का चक्कर है सारा। अब हमारे पास जो वेन्स, जैसे यहाँ पर इन्होंने पिक्चर में वेन्स दिखाई हुई हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिलिक वेन है, मीडियल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, और वो ऊपर जाकर इस एक्सिलरी में ड्रेन होगी। तो ब्रेकियल वेन जब एक्सिलरी वेन में ऊपर जाकर ड्रेन हो रही होती है, तो यहाँ पर बेसिकली वो मेनली ब्रेकियल वेन मतलब नहीं बनाती, वो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर एक नेटवर्क ऑफ वेन्स प्रेजेंट होता है जिसको हम वीना कॉमेटेंट्स कहते हैं। बेसिलिक वेन उस वीना कॉमेटेंट में ड्रेन होती है, और फिर वो वीना कॉमेटेंट्स जो हैं वो एक्सिलरी वेन में जाकर ड्रेन होते हैं। ये प्रोसीजर है इसका।
ठीक है, ड्रेनेज का। तो अब यहाँ पर दोबारा से इस पिक्चर को ही देख लेते हैं कि इस पिक्चर में इन्होंने बेसिलिक वेन दिखाई है, और वो बेसिलिक वेन हमारे पास वीना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी में ड्रेन हो रही है, और फिर ये वीना कॉमिटेंट्स ब्रेकियल आर्टरी के एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो रहे हैं। तो हमारे पास ये पाथवे है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी पिक्चर में देखें, एक एक बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ है जो आप नोट करे होंगे कि बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन के साथ इन लाइन है। बेसिलिक वेन ऐसे जाती है और एक्सिलरी वेन में जुड़ जाती है, तो ये दिस इज बेसिकली इन लाइन। ठीक है, यहाँ इसमें इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर हम सिफालिक वेन की बात करें, तो सिफालिक वेन जो है वो नहीं भी तो कोई 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक्सिलरी वेन के साथ। ठीक है, एक्सिलरी वेन के साथ इसका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब ये यहाँ से एक्सिलरी वेन की तरफ मूव कर रही होती है, तो इस 90 के एंगल की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन किसमें, हम अगर कोई कैथेटर पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई आईवी लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है, कोई सेंट्रल वीनस लाइन पास कर रहे हैं, तो उस लाइन में, उस पासिंग में, उस पैसेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस एंगल, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि बेसिलिक वेन हमारे पास, जिस तरह हमने मीडियल क्यूबॉइटल वेन पढ़ा कि ये फेवरेट साइट है आईवी लाइन के लिए, इसी तरीके से बेसिलिक वेन फेवरेट साइट होती है सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन के लिए। तो आप अपने पास इस पॉइंट को लिख लें बुक के अंदर या कहीं पे भी नोट्स में अपने, कि median cubital vein is the favorite site for IV line and basilic vein is the favorite site for central venous catheterization। ठीक है, ये आपके MCQs हैं। अब आपसे MCQs में सिफेलिक वेन भी देंगे, एक्सिलरी भी देंगे, मीडियल क्यूबाइटल भी देंगे, और आपको बेसिलिक वेन भी देंगे। तो आपने बेसिलिक वेन के ऑप्शन पर जाना होगा। ठीक है, तो ये चार्ट क्लियर हो गया। इस चार्ट के अंदर हमारे पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है याद करने वाली, बस आपने सिफेलिक वेन से तहत, आपने सिफेलिक और बेसिलिक के तहत आपने ये याद रखना है कि इसमें से मीडियल कौन सी है और लेटरल कौन सी है। ठीक है, बी वाली मीडियल है और सी वाली लेटरल है। ठीक है, उसके बाद मीडियन क्यूबाइटल वेन आपने याद रखनी है कि बेसिलिक और सेफेलिक का जंक्शन होता है मीडियन क्यूबाइटल वेन, एंड दिस इज द फेवरेट फॉर आईवी साइड। एक्सिलरी वेन का आपने याद रखना है कि या तो ये बेसिलिक वेन और ब्रेकियल वेन से मिलकर बनी है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकियल वेन मैंने ईज के लिए लिखा है, अदरवाइज बेसिकली इट इज वीना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ओके, वीना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि जब सेंटेंस में वीना कॉमिटेंट मेंशन है और वो आगे रेफर कर रहे हैं कि किसका है, तो ब्रेकियल के साथ आर्टरी लगा हुआ होगा, वेन नहीं होगा। वीना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेन कहना गलत है, क्योंकि ब्रेकियल वेन को वीना कॉमिटेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब देयर इज़ नो लॉजिक, देयर इज़ नो सेंस इन इट, बट ब्रेकियल आर्टरी के अतराफ में वेन्स का नेटवर्क प्रेजेंट होना सेंस लॉजिकल सी बात है। तो अगर सेंटेंस लिखा होगा कि वीना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल वेन, तो दैट इज रॉन्ग। अगर सेंटेंस लिखा होगा वीना कॉमिटेंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, तो दैट इज राइट। ठीक है, तो या तो वो आपको इस तरह से दे सकते हैं या वो डायरेक्टली ब्रेकियल वेन लिख देंगे आपकी ईज के लिए, तो वो फिर वो भी आप अपने माइंड में रखें। तो मैंने अपने नोट्स के अंदर एक अदद निमोनिक लिखा है यहाँ पर, BBA। ठीक है, BBA हमारे पास डिग्री का नाम है। तो ये याद रखने के लिए आसान है तरीका कि बी फॉर बेसिलिक वेन, दूसरा बी ब्रेकियल का है, ब्रेकियल वेन का। ठीक है, और ए जो है वो एक्सिलरी का है। तो ये बी मिलकर जो है ये ए एक्सिलरी वेन बनाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है याद रखने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक आर्ट सा बनाया हुआ है कि ये सिफेलिक आ रही है, ये बेसिलिक आ रही है, और फिर ये डॉर्सल साइड पर दोनों एनास्टेमोस करती हैं
और एक डॉर्सल वीनस आर्च बनता है। तो हमारे पास सिर्फ आर्चेस जो हैं वो आर्टीरियल सप्लाई में नहीं है, वीनस सप्लाई में भी एक आर्च प्रेजेंट होता है जिसको हम डॉर्सल वीनस आर्च कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ही है, इस वजह से एमसीक्यूज में इसको नहीं पूछते। ठीक है, दे डोंट आस्क वेरी सिंपल थिंग्स। ठीक है, वो कहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये चार्ट क्लियर हो गया, इस पिक्चर को भी आपने देख लिया, समझ लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि द cephalic vein ascends in the superficial fascia on the lateral side of the biceps deltopectoral groove, and on reaching the infraclavicular fossa drains into the axillary vein. Okay, इस 3 लाइनों की कहानी में याद रखने वाली बात सिर्फ वो है जिनको मैंने रेड से हाईलाइट किया है। ठीक है, पहली बात ये कि ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है, आई एक्सप्लेन यू। और दूसरी बात ये कि ये एक्सिलरी वेन में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, 90 का एंगल बनाते हुए एक्सिलरी वेन में ड्रेन होती है। दैट्स इट, फॉरगेट अबाउट के सुपरफिशियल फाशिया से सेंड होती है, बाइसेप की तरफ जाती है, इंफ्राक्लाविकुलर फोसा पर पहुंचती है और फिर एक्सिलरी वेन में ड्रेन होती है। हमने पूरा पाथवे याद नहीं रखना, नहीं पूछा जाता, फॉरगेट इट, भूल जाएं। इतना याद रखें, सिफालिक वेन लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है और एक्सिलरी वेन में ड्रेन होती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एंगल की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इस वजह से हम सिफालिक वेन को कैथेटराइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ओके, बेसिलिक वेन ascends in the superficial fascia on the medial side of the biceps. ठीक है, halfway up the arm it pierces the deep fascia, and at the lower border of the teres major it joins the vena comitans of the brachial artery to form the axillary vein. इसके अंदर भी सिर्फ वही बात याद रखनी है जो रेड से हाईलाइटेड है, इसके अलावा बाकी की सारी बातें भूल जाएं। पूरा पाथवे याद नहीं रखना कि कहाँ से कैसे गुजरती है और कैसे कैसे करती है, वो सारा कुछ हमने आर्टीरियल सप्लाई में याद किया था क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई में वो इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और वो पूछी जाती हैं, लेकिन बेसिलिक वेन में दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बेसिलिक वेन मीडियल साइड से रन करती है और ये वीना कॉमिटेंस, ब्रेकियल आर्टरी के वीना कॉमिटेंस को ज्वाइन करती है और फिर वो फर्दर ऑन आगे जाके एक्सिलरी वेन में ड्रेन होते हैं। दैट्स इट, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। अब ये वाली जो स्लाइड है आपके पास, anatomy of the basilic encephalic vein catheterization, this is very important for the purpose of MCQs. ठीक है, इसको रीड करते हैं। The median basilic और basilic veins, ठीक है, एक ही नाम है क्योंकि medial side पर होती है इसलिए median basilic लिखा हुआ है, are the veins of choice, are the veins of choice for central venous catheterization. ठीक है, इस word को याद कर लें कि basilic veins are the veins of choice for central venous catheterization because from the cubital fossa until the basilic vein reaches the axillary artery. cubital fossa क्या होता है, जहाँ पे median cubital vein present है। ठीक है, आपने आप यहाँ पर अपना स्टेथोस्कोप भी रखते हैं। this region, this region is called cubital fossa, this region is called cubital fossa। ठीक है, आप यहाँ पर अपना स्टेथ भी रखते हैं ब्लड प्रेशर लेते वक्त। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि हम ब्लड प्रेशर लेते हुए क्यूबाइडल फोसा पे स्टेथ रखते हैं। तो बिकॉज फ्रॉम द क्यूबाइडल फोसा अंटिल द बेसिलिक वेन रीचेस द एक्सिलरी वेन, ठीक है, जब तक बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन तक नहीं पहुंच जाती, द बेसिलिक वेन इंक्रीजेस इन डायमीटर, उसका डायमीटर, उसका साइज बढ़ता है, एंड इज इन डायरेक्ट लाइन विद द एक्सिलरी वेन। ये वही बात हो रही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन के साथ इन लाइन है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कराए। मतलब ये आपको रीजंस बता रहे हैं कि क्यों हमने बेसिलिक वेन को वेन ऑफ चॉइस बोला है फॉर सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। दो वजूहात हैं। पहली वजह ये हो गई कि बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन के साथ इन लाइन है। दूसरी वजह ये हो गई कि बेसिलिक वेन
एक्सिलरी वेन में जब ड्रेन होने जा रही होती है तो जहाँ पर इसकी वीना कॉमिटेंट्स बन रहे होते हैं यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज होता है, इसका डायमीटर इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज डायमीटर की वजह से भी कैथेटराइजेशन जो है वो हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक हो गई बात। तो इन्होंने बेसिकली आपको दो रीजंस बताए हैं दैट व्हाई इट इज अ वेन ऑफ चॉइस फॉर सेंट्रल venous catheterization. The valves in the axillary vein may be troublesome. अब वो एक्सिलरी वेन की बात कर रहे हैं कि एक्सिलरी वेन के वॉल्व्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट abduction of the shoulder joint may permit the catheter to move past the obstruction. ठीक है, जब हम शोल्डर जॉइंट को abduct कराते हैं, यू नो टेकिंग इट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जैसे आप 90 का एंगल बनाते हो, जब आपने पढ़ा था डेल्टॉइड एबडक्शन मसल्स में, तो जब आप ऐसे शोल्डर जॉइंट को 90 के एंगल से एबडक्ट कराते हो पूरा, तो क्या होता है कि एक्सिलरी वेन के वॉल्स जो हैं वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन इतनी कॉज नहीं करते। ठीक है, तो कैथेटर जो है वो आसानी से पास हो जाता है। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद रुकावट है। तो क्योंकि वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं तो वो वॉल्व रुकावट बनते हैं। जब हम शोल्डर जॉइंट को 90 के एंगल पर abduct करा के कैथेटर पास करते हैं एक्सिलरी वेन से, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो रुकावट नहीं होती। ठीक है, आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि valves in the axillary vein may be troublesome, but abduction of the shoulder joint may permit the catheter to move past the obstruction. The cephalic vein does not increase in size. Cephalic vein का size बेसिलिक की तरह इंक्रीज नहीं होता एज इट असेंड्स द आर्म, जैसे जैसे ये आर्म से ऊपर जाती है। ठीक है, एंड इट फ्रीक्वेंटली डिवाइड्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस, और ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ब्रांचेस में भी डिवाइड हो रही होती है। तो अब देखें यहाँ पर दो ड्रॉबैक्स आ गए सेफेलिक वेन के। एक ये कि उसका साइज इंक्रीज नहीं हो रहा होता जैसे जैसे ये आर्म से ऊपर जाती है, और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ब्रांचेस दे रही होती है। तो दो रीजंस हो गए जिसकी वजह से हम सेफेलिक वेन को कैथेटराइजेशन के लिए चूज नहीं करते। ठीक है, द सेफेलिक वेन जॉइंस द एक्सिलरी वेन एट अ राइट एंगल। ये तीसरी बात हो गई जो मैंने आपको पहले बताई थी कि सेफेलिक वेन एक्सिलरी वेन को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती है, एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू मैनेवर द कैथेटर अराउंड दिस एंगल। और इस 90 के एंगल पर कैथेटर को जो है वो हम मैनेवर जो करते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर तीन बातें हो गई जिसकी वजह से हम सेफेलिक वेन को कैथेटराइजेशन के लिए चूज़ नहीं करते। एक चीज़ उसका डायमीटर इंक्रीज नहीं होता, दूसरी चीज़ ये कि वो स्मॉल ब्रांचेस देती है, और तीसरी चीज़ ये कि वो 90 का एंगल बना रही होती है एज इट जॉइंस द एक्सिलरी वेन, और उसकी वजह से कैथेटराइजेशन मुश्किल हो रही होती है। तो ये जो स्लाइड है और ये जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज दे आस्क इन एमसीक्यूज। तो इसको बस समझ लें तो दैट वुड बी इजी फॉर यू कि हम क्यों, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से हम बेसिलिक को वेन ऑफ चॉइस कहते हैं फॉर सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन। और यहाँ पर आपके पास ख़त्म शुरू होता है venous supply of upper limb. तो ये दिस इज़ वेरी स्मॉल एंड दिस इज़ वेरी इजी। बहुत बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश भी नहीं की है। बस जितना है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही याद रखना है। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक हो गई बात। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज, लेकिन मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू टीच यू द बॉर्डर्स ऑफ एक्सिला। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक्सिला के बॉर्डर्स नहीं पढ़ेंगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज समझ में नहीं आएगी। अच्छा जी, वैसे तो बुक में भी मैंने बुक की पिक्चर रखी है, बट मैं यहाँ पर इमेज खोलूँ। हमारे पास जो लिम्फ नोड्स हैं ना वो एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, लिम्फ नोड्स एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक अच्छी पिक्चर है, इसको सेव करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। ये पिक्चर्स अच्छी हैं, इन पिक्चर से समझते हैं एक्सिला के बॉर्डर्स। ठीक है, पहले हम पहले आप इस पिक्चर को देखें यहाँ पे जो मैंने ओपन किया है। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ एक्सिला। तो बेसिकली एक्सिला के पास एक एपिक्स है, एक बेस है और 4 वॉल्स हैं। ठीक है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल वॉल। तो अब आप देखें कि ये एपिक्स ऑफ एक्सिला इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दिस इज द एपिक्स। और बेस क्या है एक्सिला की, ये बेस है नीचे वाली। अगर मैं इसी पिक्चर को आपको कलर्ड फॉर्मेट में दिखाऊं, अगर मैं इसे आपको इस फॉर्मेट में दिखाऊं तो आसानी हो जाएगी कि ये जो ऊपर ग्रीन कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये एपेक्स है। ठीक है, ये वाला पोर्शन एपेक्स है, छोटा सा। और ये जो नीचे ये वाला पोर्शन है, जहाँ कर्सर को फॉलो करें, ये वाला जो पोर्शन है ये बेस ऑफ एक्सिला है। ठीक है, इस वाली पिक्चर में ऑरेंज कलर का जो पार्ट है ये बेस है एक्सिला का। ठीक है, ये बेस है। अच्छा, अब ये तो हो गया एपिक्स और बेस। अब हमारे पास हमने बात की कि एक्सिला की 4 वॉल्स होती हैं, इंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल और पोस्टीरियर वॉल। तो अब आप देखें कि ये जो रेड वाला पार्ट इन्होंने दिखाया है, यानी कि जो आपकी तरफ है, जो आप देख सकते हो। ठीक है, जो जो पार्ट आप देख सकते हो, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा पार्ट एंटीरियर वॉल है। अब आप बोलोगे कि ये तो बेस था। नहीं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने सिर्फ आपको पीछे का दिखाने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट किया है। अगर इसको मैं पूरा रेड कर दूं, ये जो बॉर्डर रेड नजर आ रही है इसके अंदर मैं पूरा रेड कलर कर दूं तो ये एंटीरियर वॉल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस कलर को गायब कर दूं तो आपको मैं नीचे का और पीछे का दिखा सकती हूँ। समझ आ रही है बात? तो ये पूरी इंटीरियर वॉल है। अब मैंने इंटीरियर वॉल का रेड कलर गायब कर दिया तो आपको नीचे बेस नजर आई और पीछे की पोस्टीरियर वॉल नजर आई जो येलो कलर की। ठीक है, फिर आपके पास एक मीडियल वॉल है जो बॉडी से लगी हुई है, करीब है बॉडी के, वो ये पर्पल वाली है। ठीक है, ये रिब्स के साथ लगी हुई है आपकी। ठीक है, तो ये मीडियल वॉल है। और फिर एक लेटरल वॉल है, ये वाली एक लेटरल वॉल है। यहाँ पर भी आपको एक ग्रे कलर में दिख रही है, ये वाली लेटरल वॉल है। ठीक है, तो ये जो है ये बॉडी से दूर है तो ये लेटरल वॉल है। और ये आपके ह्यूमरस बोन के साथ है। तो मीडियल वॉल आपकी रिब्स के साथ है, लेटरल वॉल आपकी ह्यूमरस बोन के साथ है। अपेक्स आपका ऊपर क्लैविकल से टच हो रहा है। ठीक है, और बेस आपकी बिल्कुल नीचे है, इन बिटवीन ह्यूमरस एंड रिब। ठीक है, रिब भी कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ रिब और आपका ह्यूमरस के दरमियान में बेस ऑफ एक्सिला आती है। फिर आपकी एंटीरियर वॉल है जो फ्रंट पे आपको शो हो रही है, और पोस्टीरियर वॉल जो है आपकी पीछे स्कैपुला की तरफ है, पीछे की तरफ है। तो ये आपकी बाउंड्रीज हैं एक्सिला की। अब अगर मैं वापस से बुक पे जाऊं,
ठीक है, ये मैंने एक्सिला का पार्ट रखा था, उसकी वजह यही है पार्ट रखने की, ताकि आपको ये लिम्फेटिक ड्रेनेज समझ आ सके। द एक्सिला, या जिसको हम आर्म पिट भी कहते हैं, इज अ pyramid शेप्ड स्पेस। ठीक है, अब जो आपको तस्वीर दिखाई ये एक पिरामिड की तरह लगती है ना, तो ये एक pyramid की शेप की जगह है बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द साइड ऑफ द चेस्ट। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड साइड ऑफ द चेस्ट, साइड है ना ये चेस्ट की, साइड ऑफ द चेस्ट। फ्रंट तो ये रीजन हो गया, ये साइड रीजन हो गया, तो अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड साइड ऑफ द चेस्ट। द अपर एंड, जिसको हम एपिक्स कहते हैं, ठीक है, इज डायरेक्टेड इनटू द रूट ऑफ द नेक एंड इट इज बाउंडेड इन फ्रंट ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक, क्योंकि यहाँ पर नेक है ना, उससे ऊपर गर्दन आ जाती है आपकी, क्लेविकल से ऊपर आपकी गर्दन आ जाती है, तो रूट ऑफ द नेक यानी कि गर्दन का रूट, जड़ उसकी, ठीक है, और क्लाविकल के साथ बाउंडेड है, तो ये आपका एपिक्स हो गया। एपिक्स के हवाले से बात की उन्होंने। बिहाइंड बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ठीक है, एंड इट इज बाउंडेड इन फ्रंट ऑफ द क्लाविकल, क्लाविकल के फ्रंट पे बाउंड हुई हुई है, पीछे बिहाइंड बाय द अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला की अपर बॉर्डर आती है उसके पीछे, मीडियली बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, और मीडियल साइड पर फर्स्ट रिब की आउटर बॉर्डर आती है। ठीक है, तो ये उन्होंने सारा कुछ एपिक्स के बारे में बताया है कि डायरेक्टेड है टू इनटू द रूट ऑफ द नेक, बाउंडेड है क्लाविकल के साथ फ्रंट पे, उसके पीछे, एपिक्स के पीछे अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, उसके मीडियली आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब है। ठीक है, पिक्चर में देखते हैं, रूट ऑफ द नेक की तरफ डायरेक्टेड है, फ्रंट पे क्लाविकल के साथ बाउंडेड है, पीछे देखें स्कैपुला की अपर बॉर्डर आ रही है, कर्सर को फॉलो करें, ये स्कैपुला की अपर बॉर्डर है। ठीक है, पीछे स्कैपुला की अपर बॉर्डर है, और मीडियली क्या है, फर्स्ट रिब, ये फर्स्ट रिब है जो आपके पास मेन्यूब्रियम स्टर्नी से अटैच नजर आ रही है, तो मीडियली फर्स्ट रिब के साथ है। ठीक है, एक किसी और पिक्चर में भी देख लेते हैं, तो इतनी अच्छी नहीं है। इस पिक्चर के अंदर भी देखें, इधर इन्होंने क्लाविकल के साथ फ्रंट पे बाउंडेड है, पीछे स्कैपुला की अपर बॉर्डर आ रही है, और मीडियल साइड पर फर्स्ट रिब है, तो ये एपेक्स के बारे में है सारा। अब बात करते हैं बेस की। द लोअर एंड, जिसको हम बेस कहते हैं, इज बाउंडेड इन फ्रंट by the anterior axillary fold formed by the lower border of pectoralis major muscle। ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो होता है वो आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल की लोअर बॉर्डर से बना होता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि बेस जो है वो फ्रंट पे एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के साथ बाउंडेड है। अब आपको यकीनन ये इस पिक्चर के अंदर तो जाहिर है नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो हम एक ऐसी पिक्चर उठाते हैं जिसमें मसल्स वाज़े हों। देखें, कहाँ चली गई, दिस दिस इज़ अ वेरी गुड पिक्चर। इस पिक्चर में देखें, देखिए आपको सारा उन्होंने मसल्स से कवर कर दिया है। अब अगर मैं एपिक्स की बात करूं तो ये फर्स्ट रिब है, इससे मीडियली बाउंडेड होगा। ठीक है, पीछे आपके पास स्कैपुला की बॉर्डर होगी, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये बारीक सी दिखाई है उन्होंने, ये बारीक सी दिखाई है। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और फ्रंट पे क्लैविकल, तो ये पोर्शन तो हो गया एपिक्स। ठीक है, अब बेस यहाँ पर नीचे होगी,
तो बेस जो है इन्होंने कहा कि पेक्टोरालिस मेजर मसल की लोअर बॉर्डर के साथ फ्रंट पे बाउंडेड है। तो यानी कि अगर मैं इस मसल को हटा दूं, सामने से इस मसल को हटा दूं, तो आपको पिक्चर ऐसी नजर आएगी, आपको फिर ये बेस नजर आएगी। अगर मैं इसके ऊपर मसल रख दूं तो ये बेस छुप जाएगी। तो बेसिकली इस बेस की जो फ्रंट वाली साइड है, ये वाली फ्रंट वाली जो बॉर्डर है, ये आपके पेक्टोरालिस मेजर मसल की लोअर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर के साथ बेसिकली बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है। तो ये कोई अंदर कोई वो नहीं है, ये खाली अंदर एक खाली जगह है। ठीक है, स्पेस है। हमने हमने पहली लाइन बुक में यही पढ़ी थी ना कि एक्जिला एक पिरामिड शेप स्पेस है, यानी कि खाली जगह है। ठीक है, तो अब आपने ये पॉइंट समझ आ गया कि लोअर एंड और बेस इज बाउंडेड इन फ्रंट बाय द इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, जो कि किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल, एंड बिहाइंड बाय द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, जो किससे बना होता है, बाय द टेंडन ऑफ लैटिसिमस डॉर्सी एंड टीरीज मेजर मसल। और पीछे की साइड से अगर हम देखें तो लैटिसिमस डॉर्सी और टीरीज मेजर मसल से ये जुड़ा होगा। यानी कि अब ये तो फ्रंट साइड है ना, ये पीछे की साइड तो नहीं है। अगर आप इस तस्वीर को देखें, कुछ ज़्यादा ही छोटी है। अच्छा, ये देखें, ये इन्होंने डॉटेड लाइन के अंदर, ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर उन्होंने ये दिखा दिया आपको एक्सिल, आपका ये पूरा एक्सिला दिखा दिया। ठीक है, अब हम बेस की बात कर रहे हैं। तो बेस में अब देखें, ये इन्होंने सामने से जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो तो हटा दिया। ठीक है, ताकि आपको बैक के मसल्स दिख सकें। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन नजर आ रहा है फिर भी, लैटिसिमस डॉर्सी मसल ये वाला है, ये वाला लैटिसिमस डॉर्सी की बड़ा मसल होता है ना, लैटिसिमस डॉर्सी मसल है। ठीक है, अब टीरी और टीरीज मेजर मसल ये लिखा हुआ है, तो टीरीज मेजर मसल ये है। ठीक है, तो पीछे की साइड से बेस जो है वो बाउंडेड होती है आपकी टीरीज मेजर मसल से और लैटिसिमस डॉर्सी मसल से, लैटिसिमस डॉर्सी और टीरीज मेजर मसल से। ठीक है, और फ्रंट साइड जो होती है, अगर मैं इसको फ्रंट से कवर कर दूं पूरा, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल आएगा जो अभी हटा हुआ है इस तस्वीर के अंदर। ठीक है, तो अब हमने फ्रंट भी पढ़ लिया, बिहाइंड भी पढ़ लिया, एंड मीडियली बाय द चेस्ट वॉल, और जाहिर है मीडियली तो चेस्ट वॉल ही है। तो ये तो समझ आ रही है कि मीडियल साइड पे क्या है, चेस्ट वॉल है। ठीक है, अच्छा, द एक्सिला कंटेन्स द प्रिंसिपल वेसल्स। अब ये तो हो गई बाउंड्रीज एक्सिला की। ठीक है, एक्सिला में अंदर मौजूद क्या है, एक्सिला के अंदर प्रिंसिपल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो प्रिंसिपल वेसल्स क्या हैं, एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी वेन। क्योंकि एक्सिला की प्रिंसिपल वेसल यानी कि एक्सिला से रिलेटेड, तो एक्सिला से रिलेटेड एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन। ठीक है, इसी वजह से एक्सिलरी आर्टरी नाम पड़ा है, एक्सिलरी एक्सिला से निकला है। ठीक है, तो इसके अंदर ये वेसल्स यहाँ से इसमें से ये पास होती हैं। ठीक है, कहाँ गई वो पिक्चर मसल्स वाली, ये खाली जगह है ना, यहाँ से यूं करके ये पास होगी, एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी वेन इस खाली जगह में से पास होगी। ठीक है, और नर्व्स भी पास होती हैं। नर्व्स कौन सी, जाहिर है ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स और उसकी ब्रांचेस जितनी भी हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो आपके पास कॉर्ड से, ट्रंक और डिवीजन से निकलती हैं। ठीक है, दैट सप्लाई द अपर लिम्ब। द एक्सिला ऑल्सो कंटेन्स मैनी लिम्फ नोड्स, और एक्सिला के अंदर लिम्फ नोड्स भी होती हैं। यही वजह है कि मैं आपको एक्सिला पढ़ा रही हूँ। अच्छा शाहजो नादिर, कोई एक्सिला के बाउंड्रीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, उमूमन नहीं आता, लेकिन ये कि इतना छोटा सा है, एक दफ़ा पढ़ लें समझ आ जाएगा, अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर लें, थोड़ा सा एक माइंड के अंदर एक तस्वीर सी बिठा लें, तो ये है कि फिर लॉन्ग टर्म याद रहता है। यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है
ये जो उन्होंने लिखा था कि अपर एंड इज डायरेक्टेड इनटू द रूट ऑफ द नेक, ठीक है, इसके हवाले से मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली टू द रूट ऑफ द नेक, इट इज कॉल्ड सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। तो ये आप याद रखिएगा वर्ड सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ठीक है, कि जब हम कहते हैं कि एक्सिला को हम रूट ऑफ द नेक की तरफ डायरेक्ट करते हैं अपवर्ड मीडियली, तो उसको हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने पीएमडीसी के हवाले से तो नहीं लिखा, मैंने प्लैब के हवाले से लिखा था। तो खैर बहरहाल इफ़ यू वांट टू राइट इट इन योर नोट्स यू कैन, ठीक है, फॉर सम अदर एग्जाम, बट दिस इज नॉट फॉर पीएमडीसी, कैन। ठीक हो गई बात। तो एक्जिला मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ गया सबको, इससे ज़्यादा आसान तो नहीं हो सकता ना। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पिक्चर है ना, इसको मैं सेव कर रही हूँ। ओके, let me show you people something, axillary शीथ, ठीक है। एक्सिलरी शीथ की बात करते हैं कि एक्सिलरी शीथ इनक्लोजेस द एक्सिलरी वेसल्स। एक्सिलरी वेसल्स में वही एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन आ जाती है और ब्रेकियल प्लेक्सस आता है। इट इज कंटिन्यूअस अबव इन द नेक विद द प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ द सर्वाइकल फाशिया। अच्छा, एक्सिलरी शीथ पढ़ने की भी एक इम्पोर्टेंस है। अभी मैंने पिक्चर सेव की है ये वाली, थोड़ी सी ब्लर है बट अगेन वी कैन सी इट। इस साइड पर इन्होंने मसल ड्रॉ किया, इसको छोड़ दें। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है एक्सिलरी शीथ, तो इसमें से येलो येलो जो भी हैं वो नर्व्स हैं डेफिनेटली ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो ब्रेकियल प्लेक्सस हमारे पास ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रास C5 to T1 इसके रूट्स हैं, वहाँ से आ रहा होता है। तो ये आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एक्सिलरी आर्टरी रेड में और ब्लू में एक्सिलरी वेन आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास एक साथ आ रही हैं। तो नर्व, आर्टरी और वेन, ये सब कुछ जो है वो एक शीथ के अराउंड है, जिसको हम एक्सिलरी शीथ कहते हैं। ठीक हो गई बात। इसको मैं पिक्चर को यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। देयर इज एन इम्पोर्टेंस वाई वी आर स्टडिंग दिस, ठीक है। ये आपकी बुक की ही पिक्चर है। एक्सिलरी शीथ एंड ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व ब्लॉक, सही है। एक्सिलरी शीथ इज इम्पॉर्टेंट व्हेन परफॉर्मिंग अ नर्व ब्लॉक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। जब भी हम ब्रेकियल प्लेक्सस की सेंसेशंस को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, कि ब्रेकियल प्लेक्सस की तमाम सेंसेशंस और एक्टिविटी मोटर और सेंसरी को हम ब्लॉक करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक्सिलरी शीथ में नर्व ब्लॉक देते हैं। बिकॉज द शीथ लोकलाइजेस द एनेस्थेटिक सोल्यूशन टू द नर्व प्लेक्सस, ठीक है। नर्व का जो पूरा प्लेक्सस है उसके अतराफ में ये एनेस्थेटिक सोल्यूशन वहाँ पर
काम करता है और फिर ये नर्व ब्लॉक हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस है एक्सिलरी शीथ की, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व ब्लॉक में। तो बस ये है एक्सिला से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं। अब मैं जब पिक्चर दिखाऊंगी लिम्फ नोड्स की तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको, इस वजह से आई टॉट यू दिस। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स डीपर जाने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की। अब देखिए ये तो है, ये पूरी बॉडी की पिक्चर है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के जो भी नज़र आ रहे हैं, ये सब लिम्फ नोड्स हैं। ये सब ग्रीन ग्रीन कलर के, ये सब लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। ये सब लिम्फ नोड्स बने हुए हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स डेफिनेटली एक्सिला के अराउंड हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स ट्रेन करते हैं। तो अच्छा जी, जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शियस सिचुएशन होती है, तो ये लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट है और कौन सा एरिया का ब्लड उसमें ड्रेन कर रहा है। बेसिकली लिम्फ के अंदर हमारे पास ब्लड, ये प्लाज्मा, यही सब कुछ ड्रेन कर रहा होता है, ठीक है। तो हमें क्लिनिकली डायग्नोसिस के लिए हमारे लिए चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि किसी कोई सर्टेन पार्ट का इन्फेक्शन हो तो वो एरिया, वो पार्ट किस लिम्फ नोड में जाकर ड्रेन करेगा। जब हमें ये नॉलेज होगी तो हम उस एरिया का लिम्फ नोड पाल्पेट करके देखेंगे कि आया वो स्वोलन इनगोर्ज्ड है या नहीं, ठीक है। तो दैट विल हेल्प अस। ठीक हो गई बात। तो ऐसा है कि पहले इस पिक्चर को देख लें। अब ये जो ग्रीन कलर के सारे नज़र आ रहे हैं, दीज आर लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये एक्सिला का पोर्शन उन्होंने दिखाया। अब देखें, ये थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है, लेकिन लेट मी शो यू, लेट मी टेल यू द नेम्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे समझ आ रहा है। ये एपिकल लिम्फ नोड्स हैं, ये वाले, ठीक है। आप कर्सर को फॉलो करें सिर्फ, ये वाले एपिकल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, एपिकल लिम्फ नोड्स हैं। तो हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये वाले एपिकल लिम्फ नोड्स हैं, इनको पेक्टोरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल्स अभी हम सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर एपिकल है वहाँ पर आपके पास पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स भी होते हैं। तो ये वाले पीछे जो हैं ये पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स हैं। इसी तरीके से लेटरल लिम्फ नोड्स भी होते हैं। तो आपके पास ये लेटरल लिम्फ नोड्स हैं, तो और लेटरल, पोस्टीरियर, ये सब मिलकर सेंट्रल में ड्रेन करते हैं, ठीक है। इंफ्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। तो हमारे पास ये सारे, मतलब आप बस इसको एक देख लें, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है तो थोड़ा सी प्रॉब्लम भी हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको क्लियर पिक्चर में दिखाती हूँ ये वाले, ठीक है। इस पिक्चर में देख लें, ये आपके पास सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि आपके पास 6 ग्रुप्स हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के। निमोनिक फॉर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इज एपिकल, API-CL, एपिकल से आपने याद रखना है, ए से एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर, आई से इंफ्रा क्लाविकुलर, सी से सेंट्रल, ए से एपिकल, एल से लेटरल, ठीक है। तो आपने इस निमोनिक से याद रखना है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफ्रा क्लाविकुलर, सेंट्रल, एपिकल, लेटरल। अच्छा, मैंने निमोनिक से याद नहीं किया था क्योंकि नाम तो सिर्फ याद नहीं करने होते ना, तो मैंने जिस तरह याद किया था मैं बताती हूँ। 75% of lymphatics from the breast drain to axillary nodes, others to internal thoracic abdominal nodes or to other breast। मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो कि ये वाला सेंट्रल है, ठीक है, ये वाला सेंट्रल है। और इस सेंट्रल के अंदर कौन कौन से ड्रेन हो रहे हैं? लेटरल सेंट्रल में ड्रेन हो रहा है, पोस्टीरियर सेंट्रल में ड्रेन हो रहा है, एंटीरियर सेंट्रल में ड्रेन हो रहा है। 3 लिम्फ नोड्स हैं जो सेंट्रल में ड्रेन होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल।
ठीक हो गई बात। और जो सुप्राट्रॉक्लियर है, ये आपके पास सुप्राट्रॉक्लियर एक्सिलरी लिम्फ नोड नहीं है। सुप्राट्रॉक्लियर इज नॉट एन एक्सिलरी लिम्फ नोड, दिस इज नॉट एन एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। तो एक्सिलरी 6 हैं, ये लेटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सेंट्रल, ये वाला एपिकल और ये वाला इंफ्राक्लैविक्युलर, ये सब है। अब होता क्या है कि जब लेटरल सेंट्रल में ड्रेन होता है, सेंट्रल एपिकल में ड्रेन होता है, इंफ्राक्लैविक्युलर एपिकल में ड्रेन होता है, और फिर एपिकल से आगे सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक्स, जो सबक्लेवियन ट्रंक है उसके अंदर ये सारे ड्रेन हो जाते हैं जाके, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा से पिक्चर देख लेंगे एक दफ़ा, इट वुड बी इजी। पावर पॉइंट, ओके। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप, एंटीरियर लिम्फ नोड्स को हम पेक्टोरल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेक्टोरालिस मसल्स है ना वहां पे प्रेजेंट, इस वजह से इसका नाम पेक्टोरल पड़ गया है। तो इट लाइज अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है, एंड बिहाइंड पेक्टोरालिस मेजर मसल। पेक्टोरालिस मेजर मसल आगे होता है, माइनर उसके पीछे होता है। तो मेजर मसल के पीछे ये होंगे, ये पड़े हुए हैं, ठीक है, मेजर मसल के पीछे, पेक्टोरालिस मेजर मसल के पीछे हैं, और पेक्टोरालिस माइनर मसल की लोअर बॉर्डर के साथ इन लाइन हुए हुए हैं, ठीक है। और ये इस अच्छा, ये जो सारा कुछ है कि पढ़े हुए कहाँ पर हैं, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि आप अपने माइंड में, अब तक आप इतनी दफ़ा तस्वीरें देख चुके हो कि आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पिक्चर्स बैठ चुकी हैं। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि पेक्टोरालिस मेजर मसल हमारे पास कहाँ पे है, और फिर उसके पीछे हैं ये, और फिर उस नीचे जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर आ रही है, तो बस ये वहाँ पर इस रीजन में प्रेजेंट है। लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने वाली बातें क्या हैं, ये बातें हैं कि इसमें कौन से रीजन्स ड्रेन होते हैं, ठीक है। जैसे एंटीरियर के अंदर ब्रेस्ट का लेटरल पार्ट ड्रेन होता है, नॉट मीडियल, ओनली लेटरल पार्ट। और इसके अलावा थोरैको एब्डोमिनल वॉल अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। तो ब्रेस्ट का जो लेटरल पोर्शन है, यानी यहाँ से अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ करें, तो ब्रेस्ट के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है अपर आउटर क्वाड्रेंट, एक हमारे पास है लोअर आउटर क्वाड्रेंट। तो जो आउटर क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, वो लेटरल साइड है, और जो इनर क्वाड्रेंट्स हैं, अपर इनर क्वाड्रेंट और लोअर इनर क्वाड्रेंट, ये हमारे पास मीडियल साइड कहलाती है, ठीक है। तो जो हमारे पास लेटरल साइड है ब्रेस्ट की, वो हमारे पास ड्रेन होती है एंटीरियर लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। अगर यानी कि अगर किसी को इस लेटरल साइड ऑफ ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो आपके आप एंटीरियर लिम्फ नोड्स जो हैं, एंटीरियर लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपके पास स्वोलन होंगे। ये बात क्लियर हो गई कि लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। बाकी दूसरा क्या है, थोरैको एब्डोमिनल वॉल। थोरैको एब्डोमिनल से मुराद, थोरैको मीन्स थॉरेक्स, एब्डोमिन मीन्स थॉरेक्स के नीचे, डायफ्राम से नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। अच्छा, अब मैं
ठीक है। अब आप मेरी को इतनी हसीन तो डायग्राम है नहीं। ठीक है, बस ये मैंने बना दी है। सो ठीक हो गई बात। अब आप ये समझ लें कि मैंने बनाया है एक बच्चा। ठीक है, ये जो है इसमें ये वाला पोर्शन है थॉरेक्स। ठीक हो गई बात। ये वाला पोर्शन है थॉरेक्स। ये वाला पोर्शन है एब्डोमेन। ठीक है, ये हो गया एब्डोमेन। अच्छा, ये अम्बलाइकस है। ये तो सुबह हो जाएगी ऐसे लगता लगता। ठीक है, ये अम्बलाइकस है। ये क्या है? ये लिया क्रेस्ट है। ठीक हो गई बात। और सपोज कर लें कि ये एपिकल है। सपोज कर लें ये इंटीरियर यानी कि ओरल लिम्फ नोड्स हैं। ठीक हो गई बात। सही हो गई, ये हो गई लेबलिंग। अब यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है? थोरैको एब्डोमिनल वॉल अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। तो ये थॉरेक्स है, ये एब्डोमिनल है, तो दोनों को मिला के बोलेंगे थोरैको एब्डोमिनल वॉल। ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ठीक है, इसका इसको कहते हैं डायफ्राम, जो थॉरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस पूरे जब हम ये तो कैविटीज हो गई ना। हम कैविटी की बात नहीं कर रहे, हम वॉल की बात कर रहे हैं। सपोज इसके ऊपर पूरी मसल की ये पूरा मसल की लेयर है। तो जब हम वॉल की बात करते हैं और थॉरेक्स और एब्डोमेन को मिलाकर बात करते हैं तो वो कहलाती है थोरैको एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। थोरैको एब्डोमिनल वॉल अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, यानी कि यार ये अम्बलाइकस है। ठीक है, इस अम्बलाइकस से ऊपर ऊपर, यानी कि इस अम्बलाइकस से ऊपर ऊपर जहाँ पे भी कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम होगी, वो सारा का सारा लिम्फ इस अम्बलाइकस से ऊपर ऊपर सारा का सारा लिम्फ इस इंटीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, इस अम्बलाइकस से ऊपर ऊपर। ठीक है, अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस।
ठीक है। ठीक है, ये मैंने बस ऐसी इमेजिनरी सी ड्रॉ की है ताकि समझ आ जाए। अबव द लेवल ऑफ अम्बिलिकस सारा का सारा लिम्फ किस में ड्रेन होता है? एंटीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड्स में। ठीक है, इसी पिक्चर के अंदर मैं एक सपोज कि मैं आई हैव ड्रॉन दिस इज ब्रेस्ट का पोर्शन और मैं इसको दो हाफ्स में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, और ठीक है, इसको मैं डॉटेड कर देती हूँ। तो ये पूरा पार्ट lateral side breast drains into anterior pectoral lymph node और above the level of umbilicus thoracoabdominal wall में जो जो चीज़ें आती हैं उन सब ड्रेन करती हैं anterior pectoral lymph nodes में। ठीक है, चाहे वो राइट साइड के हों चाहे वो लेफ्ट साइड के, दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं पिक्चर को। मैं इस पिक्चर को बाद में ऐड कर दूंगी पावर पॉइंट में। ठीक हो गई बात। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप हमारे पास क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें ड्रेन होती हैं। अब पोस्टीरियर की बात करते हैं। पोस्टीरियर को हम सब स्कैपुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करता है? सब स्कैपुलरिस मसल के फ्रंट पे। इस मसल के फ्रंट पे लाई करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम सब स्कैपुलर पड़ गया है। ठीक है, इसमें बैक से आपकी बैक से जो भी लिम्फ होता है, ठीक है, लेवल ऑफ इलियाक क्रेस्ट से ऊपर ऊपर। ठीक है, तो पोस्टीरियर। अब अगर मैं इसी पिक्चर को देखूं जो मैंने यहाँ पे बनाई है, अगर मैं इस पिक्चर, जब हम एंटीरियर की बात करते हैं तो हम अम्बलाइकस की बात करते हैं, जब हम पोस्टीरियर की बात करते हैं तो हम इलियाक क्रेस्ट को देखेंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, आप सपोज कर लें कि अब ये बैक है। ठीक है, ये ब्रेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं है, ये बैक है, अम्बलाइकस नहीं है, ये बस बैक बनी हुई है। तो बैक पे आपको सिर्फ इलियाक क्रस्ट की बोन्स मिलेंगी। तो उस इलियाक क्रस्ट से ऊपर ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो बैक पर पोस्टीरियर पेक्टोरल लिम्फ नोड प्रेजेंट है, वो उसमें जाकर ड्रेन करेगा। ठीक है, तो ये बात भी आसान हो गई कि एंटीरियर अम्बलाइकस के लेवल से ऊपर ऊपर, पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट के लेवल से ऊपर ऊपर सारा बैक पोर्शन का लिम्फ पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है। ये हो गए दो सब ग्रुप्स एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के। तीसरा है लेटरल। ठीक है, लेटरल जो है वो एक्सिलरी वेन के साथ लाई करता है, एक्सिलरी वेन के साथ लाई करता है। ठीक है, upper limb except the ones that drain into intraclavicular nodes described below। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अपर लिम्ब का जो अपर लिम्ब, आपका पूरा अपर लिम्ब जो है उसका लिम्फ लेटरल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है, सिवाय उस पोर्शन के जिसका लिम्फ इंफ्राक्लाविकुलर नोड में ड्रेन करता है। तो पहले मैं लेटरल के बाद इंफ्राक्लाविकुलर पढ़ाऊंगी, फिर हम सेंट्रल पे आएंगे। ठीक है, इंफ्राक्लाविकुलर का दूसरा नाम है डेल्टो पेक्टोरल। डेल्टो पेक्टोरल। ठीक है, from superficial vessels of lateral side of hand, forearm, arm, lymph vessels accompany cephalic vein। Okay, just for example, मैं
ठीक हो गया। कोई हसीन तो आ, है नहीं डायग्राम मेरी, लेकिन फिर भी इसमें मैं इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये ना इस पे एमसीक्यूज आते हैं लिम्फ नोड्स के ऊपर, तो अगर समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, सपोज कर लेंगे मैंने बस एक बना दिया ये। ठीक हो गया। अब मैं सपोज कर लें कि मैंने ये बनाई है क्लैविकल, ठीक है, और ये मैंने क्लैविकल के नीचे बनाया है इंफ्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड। ठीक है, ये मैंने क्लैविकल के नीचे बनाया है इंफ्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड। ठीक है, ये मैंने बनाई है क्लैविकल। यार मैंने बनाई है क्लैविकल, और अब मैं आपके हैंड को मीडियल और लेटरल में डिवाइड कर रही हूँ। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर समझ लेंगे और इसको अपने हाथ पर अप्लाई करें, ऐसे अपने हाथ के बीच में ना ब्लू कलर से किसी भी कलर से एक लाइन ड्रॉ करके इमेजिन करें, ये आपके पास हैं इंफ्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स। ये क्योंकि क्लाविकल के नीचे हैं तो इसलिए ये स्पेलिंग गलत होगी, ये एल है, इंफ्रा क्लाविकुलर। ठीक है, और ये आपका पूरा अपर लिम्ब है।
ठीक है। अब अपर लिम्ब की ये वाली साइड जो है, ठीक है, वो लेटरल है, और अपर लिम्ब की ये वाली साइड जो है वो मीडियल है। सॉरी, तो गलत कर दिया है। अपर लिम्ब की ये वाली साइड मीडियल है, ठीक है, और अपर लिम्ब की ये वाली साइड लेटरल है। ये वाली साइड मीडियल है और ये वाली साइड लेटरल है अपर लिम्ब की। तो जो मीडियल साइड है अपर लिम्ब की, ठीक है, ये मीडियल साइड का सारा लिम्फ किस में ड्रेन होगा? जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, लेटरल लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम लेटरल साइड की बात करते हैं तो सारा का सारा लिम्फ इंफ्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड में ड्रेन होगा। अजीब बात है कि मीडियल का लेटरल में ड्रेन होगा, ठीक है, बट लेकिन होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिम्फ फ्रॉम सुपरफिशियल वेसल्स ऑफ लेटरल साइड ऑफ हैंड, फोर आर्म, आर्म, ये सारा ड्रेन किस में होता है? इंफ्राक्लाविकुलर में। और लेटरल में लिखा हुआ है कि अपर लिम्ब एक्सेप्ट द वंस दैट ड्रेन इनटू इंफ्राक्लाविकुलर नोड्स, ठीक है। अपर लिम्ब का सारा लिम्फ सिवाय इंफ्राक्लाविकुलर नोड्स के, वो सारा ड्रेन होगा किसमें? लेटरल लिम्फ नोड्स के अंदर। तो बस ऐसा ही है। तो आपने इसको याद रखना है कि मीडियल का लिम्फ लेटरल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है और हाथ की लेटरल साइड का सारा लिम्फ इंफ्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। तो ये सारा लिम्फ इसमें ड्रेन होगा, इंफ्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर। और मीडियल का लिम्फ लेटरल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा, ठीक है। लेटरल लिम्फ नोड्स भी यहाँ पर एक्सिला में ही लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आई गेस क्लियर हो गया, ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं सेंट्रल पर। लिम्फ फ्रॉम एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल ड्रेन इनटू सेंट्रल। अब मजे की बात यह है कि एंटीरियर का सारा लिम्फ, पोस्टीरियर का सारा लिम्फ और लेटरल का लिम्फ, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, इन तीनों का सारा लिम्फ किस में ड्रेन होता है? सेंट्रल लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल इस पिक्चर में जैसे इन्होंने शो किया है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, इन तीनों का सारा लिम्फ जाकर सेंट्रल में ड्रेन होता है, ठीक है। इंफ्रा क्लैविकुलर यहाँ पे प्रेजेंट है। इंफ्रा क्लैविकुलर, ये सारा लेटरल साइड ऑफ हैंड का लिम्फ इंफ्रा क्लैविकुलर में ड्रेन होता है। लेटरल साइड ऑफ हैंड, फोर आर्म, आर्म का लिम्फ इंफ्राक्लैविकुलर में ड्रेन होता है। बाकी अपर लिम्फ में इस लेटरल साइड को छोड़कर बाकी का सारा लिम्फ लेटरल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, ठीक है। फिर ये लेटरल का लिम्फ जाता है सेंट्रल में और सेंट्रल से ही आगे जाएगा एपिकल में, ठीक है। पोस्टीरियर के अंदर कहाँ का लिम्फ आता है? बैक पे इलियक क्रेस्ट से ऊपर ऊपर पोस्टीरियर में ड्रेन होगा, फिर पोस्टीरियर से सेंट्रल में जाएगा, सेंट्रल से एपिकल में जाएगा, ठीक है। एंटीरियर में लेटरल साइड ऑफ ब्रेस्ट और थोरैको एब्डोमिनल वॉल अबव द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस, ठीक है, एंटीरियर वॉल में ड्रेन होगा और फिर एंटीरियर से सेंट्रल में जाएगा, सेंट्रल से एपिकल में जाएगा। तो बेसिकली सेंट्रल से तो एपिकल में जाना ही जाना है, लेकिन सेंट्रल में किस किस का आ रहा है? लेटरल का, पोस्टीरियर का और एंटीरियर का। इंफ्रा क्लैविकुलर का नहीं आता, ठीक हो गई बात। इंफ्रा क्लैविकुलर का लिम्फ डायरेक्ट एपिकल लिम्फ नोड्स में जाता है।
अब हमने पढ़ना है एपिकल। एपिकल लाइज इन द एपिक्स ऑफ एक्सिला। ठीक है, एपिकल, एपिक्स हमने पढ़ा था एक्सिला का, जो जिसके फ्रंट पे क्लाविकल है, पीछे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है और मीडियली फर्स्ट रिब की बॉर्डर है। ठीक है, तो जो एपिक्स है एक्सिला का, ठीक है, उस एक्सिला के एपेक्स में एपिकल लिम्फ नोड्स पड़े हुए होते हैं, इसी वजह से इनको एपिकल कहते हैं। ठीक है, दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम ऑल अदर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड ड्रेन इनटू सबक्लेवियन ट्रंक इन द नेक। जितने भी सारे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, यानी कि हमने पढ़ा एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, एपीएल, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, लेटरल का सारा लिम्फ ड्रेन हुआ सेंट्रल यानी कि सी में, तो एपीएल का सारा लिम्फ ड्रेन हुआ सी में। ठीक है, अब बच गया इंफ्राक्लैविकुलर, इंफ्राक्लैविकुलर का लिम्फ डायरेक्ट ड्रेन हुआ एपिकल के अंदर। ठीक है, और सेंट्रल में जिस जिसका लिम्फ जमा हुआ था वो सब सेंट्रल से आगे भी एपिकल में जाएगा। तो बेसिकली एपिकल इज द लास्ट लिम्फ नोड ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एपिकल इज द लास्ट लिम्फ नोड जिसमें सारा लिम्फ आता है, ठीक है, बाकी तमाम एक्सिलरी लिम्फ नोड से। और फिर एपिकल लिम्फ नोड से आगे ये सबक्लेवियन ट्रंक की तरफ जाकर ड्रेन होता है, जो कि नेक में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये आगे जाके सबक्लेवियन ट्रंक में ड्रेन हो जाता है। तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर सबक्लेवियन ट्रंक ये इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये सबक्लेवियन ट्रंक है। ठीक है, यहाँ पर फिर आके ये ड्रेन हो जाता है और फिर ये यहाँ से आपकी वीनस सप्लाई में वापस चला जाता है। समझ आ गई बात? तो ये है पूरी आपकी इस लिम्फ नोड की कहानी। अच्छा जी, अब मैंने अपने पास बुक की जो पिक्चर थी इसमें मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। जैसे एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप में मैंने सिर्फ ब्रेस्ट लिख दिया। ठीक है, लेटरल वॉल बस मैंने याद कर लिया था, ठीक है, कि लेटरल साइड है। तो रैको एब्डोमिनल वॉल अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ। पोस्टीरियर में बैक लिखा है लेकिन अबव इलियक क्रस्ट मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, लेटरल में अपर लिम्ब मैंने लिखा है। ठीक है, बट मैंने मेंशन नहीं किया कि एक्सेप्ट व्हाट। ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये मेरे हैं तो मुझे जिस तरह से याद रहता है या मैंने किया उस तरीके से, बट बिकॉज ये आपको कंफ्यूज करते सारे, तो इस वजह से मैंने फिर ये अलग से एक पूरी पावर पॉइंट बनाई है ताकि इसके अंदर, और ये सारी बुक की लाइंस हैं, आप स्नेल रिव्यू बुक जो है उसको चेक कर सकते हैं और आपको फिर मतलब आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे समझ में आ गए, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वो सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स हैं, जिसको हम क्यूबाइटल लिम्फ नोड्स कहते हैं। क्यूबाइटल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यूबाइटल फोसा की तरफ पड़े हुए होते हैं। ठीक है, सुप्राट्रॉक्लियर यानी कि जो ट्रॉक्लिया है आपका ह्यूमरस का, ठीक है, ट्रॉक्लिया जो है उससे अबव होते हैं। ठीक है, ये लिम्फ नोड्स, इसलिए इनका नाम सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स भी है। दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम मीडियल फिंगर्स, मीडियल पार्ट ऑफ हैंड, मीडियल साइड ऑफ फोरआर्म। ठीक है, जितनी भी मीडियल साइड है पूरी हाथ की, तो वो लिम्फ जो है वो सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स में जाता है। अब अगर हम इस पिक्चर की बात करें, हमने पढ़ा था कि लेटरल लिम्फ नोड में हमारे पास सारा मीडियल का लिम्फ ड्रेन होता है। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी ड्रॉ की थी कि लेटरल साइड का सारा लिम्फ नोड, सॉरी, मीडियल साइड का सारा लिम्फ नोड लेटरल में ड्रेन होता है। ठीक है, बट हैव आई टोल्ड यू इन दिस पिक्चर कि सुप्राट्रॉक्लियर से, आप एरो चेक करो कि सुप्राट्रॉक्लियर से लेटरल में जा रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि लिम्फ इसमें डायरेक्टली नहीं आया, लिम्फ इस लेटरल लिम्फ नोड में डायरेक्टली नहीं आया। ठीक है, लिम्फ पहले मीडियल से
सुप्रा ट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स में गया, ठीक है। फिर सुप्रा ट्रॉक्लियर से लेटरल में गया। मीडियल साइड ऑफ फिंगर्स, फोर आर्म एंड आर्म का सारा लिम्फ पहले सुप्राट्रॉक्लियर में गया, फिर सुप्राट्रॉक्लियर से लेटरल में गया और फिर लेटरल से आगे सेंट्रल में जाएगा, ठीक है। दोबारा से इस पिक्चर को देखते हैं। मीडियल साइड का सारा लिम्फ, मीडियल फिंगर्स, फोर आर्म, आर्म का सारा लिम्फ सुप्राट्रॉक्लियर में गया, सुप्राट्रॉक्लियर से लेटरल में गया, फिर लेटरल से आगे सेंट्रल और फिर एपिकल और फिर सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, ठीक है। तो ये कहानी है। अब लेटरल साइड का जो होगा वो इंफ्राक्लैविक्यूलर में जाएगा, ठीक है। तो इस ये पिक्चर बहुत अच्छी है, इस पिक्चर को भी मैं ऐड कर दूंगी आपके पावर पॉइंट में, तो आपने ये याद रखनी है। ठीक हो गया, ओके जी। बस ये लास्ट स्लाइड है, फिर एमसीक्यूज हैं। लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, मीडियल क्वाड्रेंट्स इंटरनल थोरैसिक नोड्स, लेटरल क्वाड्रेंट्स एंटीरियर पेक्टोरल नोड्स। तो मैंने आपको लेटरल क्वाड्रेंट्स तो याद करा दिए कि ब्रेस्ट के जो लेटरल क्वाड्रेंट्स होते हैं यानी कि अपर आउटर क्वाड्रेंट और लोअर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपके पास इंटीरियर लिम्फ नोड्स जिन्हें हम पेक्टोरल लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो एंटीरियर पेक्टोरल नोड्स मैंने लिख दिया है, उसमें ड्रेन होगा, ठीक है। लेकिन जो मीडियल क्वाड्रेंट्स हैं उसका हमने अभी तक नहीं पढ़ा। यहाँ पर मैंने इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहीं पर याद कर लें, फिर हम हमारा ब्रेस्ट अभी रहता है तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो ये रिपीट होंगे, वहाँ पर भी याद हो जाएंगे आपको। मीडियल क्वाड्रेंट का सारा, मीडियल क्वाड्रेंट से मुराद अपर इनर क्वाड्रेंट और लोअर इनर क्वाड्रेंट, ठीक है। इनका ड्रेन होता है किसमें, इंटरनल थोरैसिक नोड्स में, और ये इंटरनल थोरैसिक नोड्स आपके स्टर्नम के साइड पे होते हैं, ठीक है। एक पिक्चर थी मैं इधर, ये वाली, ठीक है। इसमें शो तो नहीं हो रहे लेकिन मैं वैसे ही बता देती हूँ, नज़र तो हो रहे हैं शो, बल्कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के बने हुए हैं ना, ये वाले ग्रीन ग्रीन कलर के जो बने हुए हैं, ये आपके पास इंटरनल थोरैसिक नोड्स हैं, ठीक है। ये स्टर्नम के साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ये मीडियल साइड का जो लिम्फ है सारा ब्रेस्ट का, ये इंटरनल थोरैसिक नोड में ड्रेन होता है, और जो लेटरल साइड का लिम्फ है ये आपका इंटीरियर पेक्टोरल नोड्स में ड्रेन होता है। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन की है। तो यहाँ पर आपके पास लिम्फेटिक ड्रेनेज ख़त्म हो गई है। आपने इस लिम्फेटिक ड्रेनेज की इन दो स्लाइड्स को याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। कहाँ लाई करते हैं ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ था। लेकिन इनमें कहाँ कहाँ का लिम्फ ड्रेन होता है वो याद रखने वाली बातें हैं सारी। तो इसको और इस स्लाइड को याद कर लें तो आपके सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो लिम्फ नोट्स के हवाले से सब सही होंगे। अब मैंने 3 एमसीक्यूज़ रखे हैं। MCQ number 1, the lymph from the medial quadrants of the breast drain mainly into the। तो अभी मैंने आपको मीडियल क्वाड्रेंट्स का बताया कि मीडियल क्वाड्रेंट्स का इंटरनल थोरैसिक नोड्स में ड्रेन होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंटरनल थोरैसिक नोड्स। अब जिसने अगर ये सब याद नहीं किया कि किस जगह का लिम्फ कहाँ ड्रेन होता है, वो ये एमसीक्यू गलत करके आएगा और मुफ्त का 1 नंबर गंवा देगा। MCQ number 2 है, a 67-year-old female who had undergone a radical mastectomy now comes with a complaint of swelling and redness in her right upper limb. Involvement of which of the following structures explain these symptoms? इस MCQs का आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट्स में नीचे। एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक 67-year-old की फीमेल खातून है, ठीक है, जिनकी रेडिकल मेस्टेक्टोमी हुई है। रेडिकल का मतलब होता है कि पूरा का पूरा पोर्शन, पूरा का पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला है बल्कि उसका एक पोर्शन निकाला है, जो जहाँ पे ट्यूमर होगा उस एरिया उसको निकाल दिया होगा बस, ठीक है। तो रेडिकल कहते हैं उसको। मास्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। नाउ कम्स विद अ कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग
एंड रेडनेस इन अ राइट अपर लिम्ब, उसके राइट अपर लिम्ब में सूजन हो रही है और वो रेड हो रहा है, ठीक है, उसकी कंप्लेंट के साथ आई है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन दीज सिम्टम्स, ठीक है, इन चारों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इस सिम्टम को एक्सप्लेन करेगा? एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड, सेफालिक लिम्फ नोड, सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, प्लीज गलत नहीं करिएगा। MCQ number 3, the following statements concerning the lymphatic drainage of the upper limb are correct except which? इन पांचों स्टेटमेंट्स में से लिम्फेटिक ड्रेनेज की स्टेटमेंट्स जो है वो कौन सी गलत है? ठीक है, एक्सेप्ट बोल रहे हैं वो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब आर करेक्ट एक्सेप्ट विच, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? आपने गलत वाली बतानी है मुझे, ठीक है। ए, lymph from an infected nail bed of the little finger means your fifth digit, pinky finger, ठीक है, drains into supratrochlear lymph nodes, this is true or false, you have to tell me. Lymph from infected cut of the index finger आप सबको पता है कौन सी होती है, सेकेंड डिजिट, ठीक है, drains into the intraclavicular nodes, this is true or false. Lymph from an infected graze over the medial side of the elbow joint, infected graze का मतलब होता है रगड़ लगना, रगड़ लगी और फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया, over the medial side of elbow, medial side of elbow, ठीक है, elbow joint की बात हो रही है, drains into anterior यानी pectoral group of axillary lymph nodes, is this statement true or false? Lymph from the upper lateral quadrant of the breast, upper lateral quadrant of the breast की बात हो रही है, ठीक है, जिसको मैं upper outer quadrant भी कहती हूँ, तो upper lateral quadrant of the breast drains into the anterior pectoral group of axillary lymph nodes, this statement is true or false. Lymph from a boil छाले को कहते हैं, lymph from a boil on the back over the inferior angle of scapula के inferior angle पे, ठीक है, एक छाला आ गया है आपकी पीठ पे, तो उसका लिम्फ जो है वो कहाँ ड्रेन होगा? इनटू पोस्टीरियर सबस्कैपुलर नोड्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपने मुझे बताना है, या आपने चेक, अब हर स्टेटमेंट का नहीं बताना कि ए ट्रू है या फॉल्स है, बी ट्रू है या फॉल्स है, इसमें से 4 सही है, एक गलत है, आपने मुझे वो स्टेटमेंट बतानी है जो इसमें से गलत है, ठीक है। पूरा लेक्चर को सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें और फिर मुझे बताएं कि ये इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो MCQ नंबर 2 और MCQ नंबर 3 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे देंगे, फिर अगर गलत होंगे जवाबात तो मैं नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। ओके, so this is the end of lecture number 5. Thank you so much everybody. Please listen, answer and learn this, ठीक है। ये सारा स्ट्रगल जो है वो सब सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए हो रहा है, तो यू हैव टू लर्न दिस ऑल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नोटिफिकेशंस ऑन वीडियो अपडेट, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, बेल का बटन भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा अब होगा ब्रेकियल प्लेक्सस पर, ठीक है, और ब्रेस्ट का थोड़ा सा पोर्शन रहता है तो डेफिनेटली वो 10 से 15 मिनट का होगा, मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हम ब्रेकियल प्लेक्सस पर जाएंगे, तो ब्रेकियल प्लेक्सस एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा, इट इज़ बिग वास्ट, सो डेफिनेटली 2 lectures I guess it will take, or 3 lectures probably, बट ये कि as far as कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और क्लियर हो रही हैं, तो the number of lectures I think doesn't matter, ठीक है। Here I'm signing off, so take care everybody, do learn this, मुझे anatomy और बायोकेमिस्ट्री दोनों के हवाले से अपडेट्स करते रहिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।